नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण में बेतहाशा बढ़ोतरी तीसरी लहर का इशारा कर रही है, या ये कहें कि तीसरी लहर आ चुकी है। सख्ती और पाबंदियां भी लागू की जा रही है, लेकिन हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। ये एक कटु सत्य है, ये एक हकीकत है। हरियाणा के सभी 22 जिलों को रेड जोन में शामिल कर लिया गया है। अब देखना होगा कि जानलेवा कोरोना पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण डरा देने वाली रफ्तार के साथ फैल रहा है। पिछले कुछ ही दिन में कोरोना के एक्टिव केस देश में कई गुना तक बढ़ गए हैं। बीते 24 घंटों में 2.64 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस देश भर में सामने आए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं देश का कोरोना मीटर। एक दिन में 2,64,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से 315 मरीजों की मौत। 12,72,000 के पार एक्टिव कोरोना केस। अभी तक 4,85,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। वहीं प्रदेश में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 7.5 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अकेले गुरुग्राम में 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं प्रदेश का कोरोना मीटर। एक दिन में 7591 नए कोरोना केस। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। अब तक कुल 10,085 लोगों की मौत। कुल 35,979 एक्टिव कोरोना केस। वहीं एक नजर डालते हैं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के किस जिले में कितने कोरोना केस मिले। गुरुग्राम 3,031, फरीदाबाद 1,107, पंचकुला 701, अंबाला 647, सोनीपत 420, करनाल 285, पानीपत 163, कुरुक्षेत्र 110, हिसार 114, झज्जर 103, रोहतक 101, यमुनानगर 127। कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। आइए नजर डालते हैं उन पाबंदियों पर जो रेड जोन होने के कारण प्रदेश में लगाई गई हैं। प्रदेश में शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। रैली, धरने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की छूट। एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर प्रतिबंध। पूरे प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होंगे। 26 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नो मास्क, नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर दिया जा रहा है। 24 घंटे में 1,73,565 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। 77,946 लोगों को वैक्सीन की पहली और 86,355 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। तमाम सख्ती और सतर्कता के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं।
देखना होगा कि कोरोना के कहर से ऐसे में कैसे बचा जा सकता है। इससे पहले पहली और दूसरी लहरों में विनाश का जो खौफनाक मंजर हमने देखा, कोई भी उस दौर में फिर से नहीं लौटना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरा हरियाणा रेड जोन। संक्रमण में बेतहाशा बढ़ोतरी तीसरी लहर का इशारा कर रही है। हालांकि कई विशेषज्ञ, कई डॉक्टर्स इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। यहां तक कि कम्युनिटी स्प्रेड भी हो चुका है। सख्ती और पाबंदियां भी तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर लागू की जा रही है, लेकिन हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। यह एक कटु सत्य है, यह एक हकीकत है। बात करें प्रदेश के संदर्भ में तो हरियाणा के सभी 22 जिलों को रेड जोन में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब देखना होगा जानलेवा कोरोना पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। आपने सख्ती बढ़ा दी, पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन क्या कोरोना पर लगाम लग पा रही है या नहीं लग पा रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता जुड़ गई हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चूंकि खास कार्यक्रम का मकसद ये भी है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सके और ये समझाया जा सके कि आफतकाल कितना मुश्किल भरा और कितना मुश्किल भरा ये दौर है। फिलहाल जो प्रदेश में स्थिति है, जो देश में स्थिति है, कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत मुश्किल का दौर है। अभी केसेस हमारे बढ़ ही रहे हैं और ये अभी और ज्यादा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब भी केसेस ये एक्सप्लोजन होता है तो शुरू में 1-2 केसेस ही आते हैं और एकदम से इतने ज्यादा केसेस आ जाते हैं कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम सभी लोग सतर्क रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, मास्क पहने, बाहर निकले तो आप हैंड रब, हैंड हाइजीन, इसका पूरा ध्यान रखें। अपना वैक्सीनेशन प्लीज आप जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं और जितना हम हो सके अभी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मतलब कोई भी गैदरिंग में को अवॉइड करें। और बात करें यहां पर फिलहाल क्या आप मानती हैं कि प्रदेश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, प्रदेश के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, या फिर हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश की टेस्टिंग बेहद कम है? नहीं, बिल्कुल हो चुका है। ये बहुत अभी नहीं, ये इनफैक्ट जब से ये स्टार्ट हुआ है, जो हमने देखा है एकदम से एक्सप्लोजन अराउंड द न्यू ईयर्स के दौरान, वो सब कम्युनिटी स्प्रेड का ही एक का एग्जाम्पल है। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, वो लोग बस गैदरिंग हुई थी अराउंड न्यू ईयर्स के टाइम पे और इस तरीके से। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड डेफिनेटली हो चुका है और आज 15 तारीख है। ये अराउंड मेरे हिसाब से तो 15-20 दिन से ही स्टार्ट हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड। तो इसीलिए हम इतना ज्यादा केसेस भी देख रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहीं पे ट्रैवल भी नहीं किया है, उन्होंने घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिटी स्प्रेड है। और इसके अलावा हालांकि केसेस ज्यादातर लोगों को कई माइल्ड जो सिम्टम्स है वो माइल्ड ही हो रहे हैं, बट अगर आप देखें तो हमारे हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ गया है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन फिर भी जो तेज बुखार हो रहा है, इस बार बैक में बहुत ज्यादा पेन, गला खराब और कई बार 1-2 थोड़े दिनों तक तो बोलने में भी परेशानी हो रही है। तो किसी को भी ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी हुआ तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना बचाव करें और उसके लिए वैक्सीनेशन, मास्क पहन के रखें, वेल फिटेड मास्क होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसमें एक्चुअली में भाप नहीं आनी चाहिए। भाप आ रही है तो इसका मतलब कि आपका मास्क प्रॉपर नहीं है। और इसके अलावा आपको हैंड रब का इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए। जी, अगर बात करें यहां पर, क्या आप ये मानती हैं, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली ये मानती हैं, चूंकि पहले 5 जिले रेड जोन में थे, फिर उसके बाद 11 जिले हुए, फिर 19 जिले हुए,
अब पूरे प्रदेश के 22 जिले रेड जोन में हैं। क्या रेड जोन का फायदा हमें कोरोना के आंकड़ों पर दिख रहा है? क्या हमें फायदा मिल पा रहा है? देखिए, इसका रेड जोन से इसका मतलब ये है कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसका डेफिनेटली फायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो जो हमारे केसेस की रफ्तार है वो और ज्यादा तेजी से होगी। और भले ही परसेंटेज वाइज रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कंपैरेटिवली डेल्टा वेरिएंट से कम हो, लेकिन फिर भी अगर इतने ज्यादा केसेस होंगे तो एब्सोल्यूट नंबर्स भी बहुत ज्यादा होंगे और उसकी वजह से फिर हॉस्पिटल पे बर्डन और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस या रेड जोन का फायदा तो होगा ही। हमें जो कर्व जो तेज बढ़ रहा है उसको फ्लैटन करने में थोड़ा सा डेफिनेटली मदद मिलेगी। क्या आप ये पर्सनली मानती हैं जो आज परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर 35,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं? हालांकि ये बात सच है, ये बात हकीकत है कि हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं है, ये रेट बेहद कम है और इसकी तुलना में अगर बात करें होम आइसोलेटेड मरीजों की, उनकी संख्या ज्यादा है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर और कोई सख्त कदम प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए रेड जोन के अलावा? देखिए, मेरे हिसाब से तो हम सभी को खुद ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करना चाहिए और जितना हो सके कि लॉकडाउन तो हम देखिए कितना लॉकडाउन करेंगे, सबके डेली वेज वर्कर्स हैं जो रोज काम कर रहे हैं, उनके लिए भी तो फर्क पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एज अ सिटीजन हम लोग अपनी सावधानी खुद रिस्पॉन्सिबल होके तरीके से उसको लें और मास्क, वैक्सीनेशन और हैंड हाइजीन का पालन करें। जी, फिलहाल बात करें हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि एक तरफ कोरोना नए स्वरूपों में आ रहा है, एक तरफ मामला सामने आता है कि कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन भी आया, फिर उसके बाद IHU आ गया जो ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है, फिर साइप्रस देश में मामले सामने आए डेल्टा क्रॉन के, जो ये बताया जाता है कि डेल्टा का भी उसके अंदर मिश्रण है और ओमिक्रॉन का, यानी कि इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा है और डेल्टा के जैसे बहुत ज्यादा घातक भी है, जानलेवा भी है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कई पैमानों पर बिल्कुल ठीक है अगर आज की बात करें तो? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेफिनेटली हॉस्पिटल्स, जैसे ये हुआ कि थर्ड वेव आने वाली है, वैसे ही हॉस्पिटल्स में बेड्स के लिए एक्स्ट्रा बेड्स और बेड्स के लिए फ्लोर्स खोले जाने लगे। जो पेशेंट्स एडमिटेड थे, अगर वो डिस्चार्ज हो सकते थे तो उनको डिस्चार्ज किया गया ताकि बेड्स अवेलेबल हो सके। बाकी और दवाइयां, ऑक्सीजन और जो रेमडेसिविर और बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध कराई गई। तो उस तरीके से तो है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो चैलेंज ये है कि अभी हमारे पास भी कोई इफेक्टिव ओरल एंटीवायरल ड्रग नहीं है अभी इस कोविड-19 या कोविड-19 के लिए। अगर वो उपलब्ध हो जाए या वो डेवलप हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। बाकी जो सपोर्टिव मेजर्स हैं वो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटल अथॉरिटीज सभी अपनी तरफ से पूरी कर रही हैं। जी, बात करें पहली लहर, दूसरी लहर और इस तीसरी लहर में, इस कम्युनिटी स्प्रेड में आर वैल्यू का कितना बड़ा अंतर आप देख रही हैं? देखिए, ये है कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है तो इस बार बहुत जल्दी से ट्रांसमिशन है, हम ये जानते हैं कि ओमाइक्रॉन में आर वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब कि ट्रांसमिशन रेट एक व्यक्ति से बहुत लोगों में होने के चांसेस हैं। ये डेल्टा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट जो फर्स्ट वेव में था उससे बहुत ज्यादा है। तो ये डिफरेंस है आर वैल्यू का, मतलब इट्स मच मोर कॉन्टैजियस एज कंपेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट्स। जी, बात करें एक और यहां पर विश्लेषण मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहली लहर और दूसरी लहर और जो तीसरी लहर लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ओमिक्रॉन बताया जाता है कि उसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, आप भी लगातार जिक्र कर रही हैं, लेकिन हमारे शरीर के ऐसे कौन से अंग है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्रभावित करता है?
देखिए, जो सिम्टम्स आते हैं ओमाइक्रॉन में, यूजुअली इट अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच मीन्स कि नाक, गला, इसको वो ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इसके अलावा जो लोग जनरली जो बॉडी फीवर के साथ में होता है और इसके साथ में लो बैक एक, जैसे कि डेंगू में होता था कि पहले दिन 1-2 दिन बहुत बुखार रहता है और पीठ में दर्द बहुत होता है, उसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स को ओमाइक्रॉन में भी फीवर भी बहुत ज्यादा आ रहा है और लो बैक एक या गर्दन में दर्द, गला खराब, सीवियर पेन, वो बोल भी नहीं पाते हैं और नाक बंद, कई बार थोड़ी खांसी, ये सब लक्षण मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को डायरिया भी हो रहा है। हालांकि ये सिम्टम पहले जो वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट में ज्यादा कॉमन था, इस बार के ओमाइक्रॉन वेरिएंट में कम है। कुछ पेशेंट्स को जो ओमाइक्रॉन से संक्रमित है, उन लोगों में कई बार लंग्स में भी इन्फेक्शन पहुंच रहा है और फिर उनको हमें एंटीवायरल एजेंट देने की जरूरत पड़ रही है। सो अभी ये भी है कि हाँ, जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स हो गए या पेशेंट्स जिनको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रहे हैं या पेशेंट्स विद डायबिटीज, जिनमें अगर ओमाइक्रॉन हुआ और चांसेस क्या बहुत जो ओबीज होते हैं, तो अगर उनमें ओमाइक्रॉन हुआ तो कॉम्प्लिकेशन के ज्यादा चांसेस, मतलब कि उनके लंग में इन्फेक्शन एज वेल एज ऑक्सीजन सैचुरेशन के डिप होने के चांसेस ज्यादा है, तो उनमें एक अर्ली एंटीवायरल एजेंट भी दिया जा सकता है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी, और एक इस एस्पेक्ट को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। 1-2 हफ्ता पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रदेश सरकार ने टेस्टिंग को लेकर अपना लक्ष्य तय कर रखा था कि हम 40,000 प्रतिदिन टेस्टिंग करेंगे, लेकिन फिर एक आंकड़ा सामने आता है कि 1 हफ्ते के भीतर इस लक्ष्य को हम छू नहीं पाए हैं, इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो हम टेस्टिंग कम करके प्रदेश के लोगों को तसल्ली देने का काम कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग कम है मतलब कोरोना के जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं, तो टेस्टिंग का दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है। क्या आप पर्सनली मानती है? देखिए, बिल्कुल जितना टेस्टिंग करना चाहिए उतना बेटर तो रहेगा आंकड़ों के मामले से। ये भी है कि कई पेशेंट्स जो है खुद ही अपने आप रैपिड एंटीजन कर लेते हैं, तो वो सब तो इन सारे आंकड़ों में इंक्लूडेड भी नहीं हो पा रहा है। जो पेशेंट्स टेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज एक तो पेशेंट को भी पता चल जाता है कि हाँ उसको कोरोना है, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क होगा और इससे इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि हाँ, अगर आपको लगे कि सर्दी खांसी जुकाम है तो फिर आप अपना पूरा ख्याल रखें और आइसोलेट और मास्क पहन के रखें, वो भी वेल फिटेड मास्क होना चाहिए। जी, एक सवाल और लगातार ये दर्शक पूछ रहे हैं कि जब वैक्सीन को लेकर शुरुआती तौर पर जिक्र हो रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि एक बार वैक्सीन बन जाए, वैक्सीन का इजाद हो जाए तो हम कोरोना से जंग जीत लेंगे। लेकिन अब वैक्सीन बन गई है, लोग 2-2 वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। उसके बाद सरकार ने प्रिकॉशनरी डोज और बूस्टर डोज का भी यहां पर जिक्र किया है, वो भी लगना शुरू हो गई है 60+ के लोगों को, बुजुर्गों को। लेकिन कोरोना फिर भी लोगों को हो रहा है, फिर भी जद में आ रहे हैं, फिर भी चपेट में आ रहे हैं। तो वैक्सीन हमने बना दी है, इजाद कर दी है, इसको हम उपलब्धि कैसे कहें? देखिए, ये पहले हमें समझना होगा कि कोरोना वायरसेस अभी सिर्फ 2019 में नहीं आया है, ये पहले से हमारे बहुत मतलब कि पहले से ही था। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन जो वायरल इन्फेक्शंस होती रही हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती रही हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरसेस कोरोना वायरसेस ही रहे हैं। एंड अभी तक 2020 से पहले कोई भी वैक्सीनेशन कोरोना वायरसेस के लिए नहीं डेवलप हो पाई थी। अभी जब ये कोविड-19 आया और इससे इतनी ज्यादा त्रासदी हुई, तब जो साइंस ने डेवलप करके एक वैक्सीनेशन को बहुत ही कम समय में इजाद किया, और इस वैक्सीनेशन से एटलीस्ट ये है कि जो लोग वैक्सीनेट हुए थे उनमें कोविड-19 के लक्षण कम हुए, एटलीस्ट वो बहुत
अच्छी बात है। नहीं तो अगर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, सीवियर इन्फेक्शंस होती तो मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती। तो एटलीस्ट वैक्सीनेशन लगने से आपके सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। ये एक डेफिनेटली उपलब्धि रहेगी। कोविड-19 देखिए ऐसा है कि कोई भी वायरस अगर हमेशा जैसे हमारा 2019 में स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था, तो फिर वो धीरे धीरे म्यूटेट होके एक एंडेमिक वायरस बन गया है। वो रहेगा। अगर ये वायरस इवॉल्व नहीं होगा इस तरीके से, तो इंसान के साथ वायरस भी मर जाएगा। वायरस भी चाहेगा कि वो हमेशा रहे, जिंदा रहे, तो इसीलिए वो एक म्यूटेट होके एक ऐसे वायरस में तब्दील होगा जो कि इन्फेक्शन तो कराएगा लेकिन मृत्यु दर बहुत कम होगा। यही कोविड-19 के साथ में भी उम्मीद है कि इस तरीके से इवॉल्व होगा कि इन्फेक्शन होगा लेकिन ये बहुत कम होगा। और इस दौरान जो वैक्सीनेशंस हुई है उससे ये है कि सीवियरिटी कम हो जाती है और मृत्यु दर में भी घटाव आया है। क्या ये डेफिनेटली एक उपलब्धि है। बहुत बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपने बताया है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। लेकिन क्या ये मानकर चले आज की परिस्थितियों को लेकर कि कोरोना कभी खत्म नहीं होगा? देखिए कोविड-19 डेफिनेटली हमारे बीच में रहेगा। ऐसे ये खत्म नहीं हो जाएगा। ये हो सकता है कि एकदम माइल्ड वायरस के रूप में तब्दील हो जाए, लोगों को हो, और जैसे कि होता भी है कि कई पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। वैसे अगर अभी मान लीजिए 50% लोग होते हैं तो वो हो सकता है 80-90% लोग हो जाएं उस तरीके से। तो ये कोविड-19 तो रहने वाला है। उम्मीद है कि ये एक बहुत माइल्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसके साथ ही डेफिनेटली ये हमारी जीवन शैली को भी चेंज इसने कर ही दिया है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है एंड इट शुड बी अ वेल फिटेड मास्क। जी, वैक्सीनेशन, मास्क, स्टडीज और कई रिपोर्ट सामने आ रही है। लगातार दर्शकों की राय भी ली जा रही है कि जब आपको कोरोना हो रहा है तो फिलहाल किस तरह की स्थितियां होती है, शरीर में किस तरीके से बदलाव होते हैं। तो कई रिपोर्ट ये भी बता रही है कि यहां पर जो मरीज सामने आ रहे हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि एसिम्टोमेटिक मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा सरकारों के सामने और यहां तक कि खुद उस व्यक्ति के सामने जिसको कोरोना तो हो गया है लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ये शुरू में जब 2019 में कोविड-19 आया था तो फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी टेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था कि हम ट्रांसमिशन को रोक सके। जितने कम ट्रांसमिशन होंगे उतनी ज्यादा इन्फेक्शंस या सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे, हॉस्पिटलाइजेशंस और फिर मोर्टेलिटी पे भी फिर वो इम्पैक्ट आएगा। अभी जिस तरीके से ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स माइल्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसीलिए गाइडलाइंस में भी चेंज आया है। अब एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को एज सच टेस्ट करने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको टेस्ट ही करना है। तो ये चेंज है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द वायरस इनटू अ माइल्डर फॉर्म एज कंपेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट्स एज ऑफ नाउ। जी, एक एस्पेक्ट को लेकर मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूंगा। अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूके में एक दिन के अंदर मामले 10-10 लाख, 12-12 लाख सामने आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने पर वहां पर हो चुका है, बावजूद इसके इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। क्या भारत में इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? चूंकि भारत की जनसंख्या भी ज्यादा है और वैक्सीन की एक डोज की बात करें तो 87 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बात करें दूसरी डोज की तो लगभग यही इसी तरह का आंकड़ा सामने आता है। तो आप मानती हैं कि यहां पर भी यही स्थिति बन सकती है कि एक दिन के अंदर 10 लाख मामले, 12 लाख मामले सामने आ सकते हैं, चूंकि इसका ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है? देखिए बिल्कुल आ सकते हैं, प्रोवाइडेड टेस्टिंग उतनी हो, लोग उतना टेस्ट कराए, है ना। डेफिनेटली अभी भी जो केसेस होंगे वो एक्चुअली में जो आंकड़े उनसे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी टेस्ट नहीं कराते हैं और अगर टेस्ट कर भी रहे हैं तो वो रैपिड एंटीजन हो रहा है जिसका एग्जैक्टली में काउंट नहीं होता है इन द एक्चुअल नंबर्स। तो नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली आर गोइंग टू बी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हम जो अभी देख रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से तो डेफिनेटली नंबर्स ज्यादा ही होंगे। ये है कि
अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स या फिर लेस सिम्टम्स हैं, होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग रहेंगे, तो फिर हेल्थ केयर पे उतना बर्डन नहीं रहेगा। फिर भी एब्सोल्यूट नंबर्स को देख के हॉस्पिटलाइजेशंस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इसीलिए हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहे। इसको ये नहीं सोचे कि हाँ ये माइल्ड फॉर्म है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं। हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होके अभी रहना ही है, एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस वेव। ठीक है, डॉक्टर नेहा गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। चूंकि हमारा मकसद यही रहता है ताकि आपको जागरूक भी किया जा सके, और ये जो दौर चल रहा है, ये जो आफत काल है, जो संक्रमण काल है, इसके सारे पहलुओं से आपको अवगत करवाया जा सके, ताकि आप अवगत भी रहें, जागरूक भी रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।